प्रणाम। आज 7 तारीख है और आज की कृष्णेंद्र कथा के सत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरे पास एक प्रश्न आया। कल हमने चर्चा की थी मोह के ऊपर कि मोह क्या है, क्या मोह मानव का दुश्मन है, इस पर बात की थी। और आज का जो प्रश्न आया है, जो सवाल आया है, वो ये आया है कि योग्यता का दुश्मन कौन। अब यहां पर योग्यता किसी लड़की का नाम मत समझ लेना आप। योग्यता यानी एलिजिबिलिटी, नॉट एफिशिएंसी। हम क्षमता की बात नहीं कर रहे हैं। क्षमता और योग्यता में फर्क है। क्या इन दोनों का फर्क समझ में आता है? और योग्यता के दुश्मन की बात हो रही है। आज का जो प्रश्न है वो ये है कि योग्यता का दुश्मन कौन है। एलिजिबिलिटी का भी कोई दुश्मन हो सकता है क्या? अब ये तो एक बड़ा अजीब सा प्रश्न नहीं आ गया? ऐसा सवाल कभी आया क्या कि योग्यता बढ़ानी है? ये बात तो सारे कहते हैं भी योग्यता बढ़नी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, समय के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ। पर क्या ये हम लोग कहीं कंफ्यूजन में तो नहीं रह रहे कि योग्यता का मतलब ही समझ में आया नहीं हमें? योग्यता के दुश्मन के बारे में कभी बात नहीं करी गई, क्यों? और ये योग्यता होती क्या है? और क्या योग्यता एक जैसी हो सकती है? क्या सबकी योग्यता एक जैसी है? ऐसे तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आईआईटी में अगर एडमिशन लेना है तो योग्यता तो आईआईटी वाली चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा नहीं। तो यानी योग्यता तो सबकी अपनी अपनी होती है, पर्सनल है। इसका किसी दूसरे से कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। क्षमता तो सबकी एक जैसी हो सकती है, वैसे वो भी जरूरी नहीं है हो, पर चांसेस है कि क्षमता तो सबकी एक जैसी हो सकती है। पर योग्यता मेरे ख्याल से तो किन्हीं दो लोगों की एक जैसी हो, ऐसा संभव नहीं है। योग्यता सबकी पर्सनल है, अपनी अपनी है। तो क्या बच्चा योग्यता लेकर पैदा होता है? जब डिलीवर होता है तो क्या बच्चा कुछ योग्यता लेकर आता है कि नहीं आता है? तो मेरे हिसाब से, मतलब जो ऐशो सभ्यता का जो गणित कहता है, मैथमेटिक्स कहता है, शुक्राचार्य ज्योतिष का जो ज्ञान कहता है, शुक्राचार्य का ज्ञान, वो ये कहता है कि जब आप दुनिया में आए हो तो इसका मतलब कोई ना कोई योग्यता थी। और ये हर योनि के लिए, हर शरीर के लिए, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े, हर चीज के लिए। और नॉर्मली योग्यता अनुसार ही शरीर मिलता है। तो क्या योग्यता और कर्मफल में कुछ कनेक्शन है? होगा ही। और मेरे ख्याल से तो डायरेक्ट कनेक्शन है। कैसे? जब कोई बच्चा अगर किसी अंबानी जी के यहां पैदा होता है, मुकेश अंबानी की बात कर रहा हूं मैं, या अनिल अंबानी की बात कर रहा हूं मैं, या धीरू भाई अंबानी की बात कर रहा हूं मैं, या अडानी जी की बात कर रहा हूं मैं, या माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, वो बिल गेट, कोई भी, उनके यहां जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी योग्यता कुछ और होगी, और जो एवरेज के घर में पैदा हुआ है उसकी योग्यता कुछ और होगी, और जो किसी गरीब के घर में पैदा हुआ है तो उसकी योग्यता कुछ और होगी। तो यानी पैदा होते ही योग्यता तो डिफाइन हो जाती है। पर क्या इसके बारे में जानकारी है किसी को? क्या पेरेंट्स को जानकारी है इस बात की? क्या मां को जानकारी है इस बात की? क्या बताया मां ने कभी बच्चे को कि तेरी योग्यता क्या है?
और योग्यता तो डिपेंडेंट है दो चीजों पर, मेनली दो पैरामीटर्स इफेक्ट होते हैं। योग्यता दो पैरामीटर पर डिपेंडेंट है मेनली। एक्चुअली देखा जाए तो एक ही पैरामीटर पर डिपेंडेंट है, दो तो उसके ऑफशूट हैं। प्राइमरीली आपकी जो योग्यता है वो निर्भर करती है आपकी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी पर। प्रणाम। योग्यता जो है वो डिपेंड करती है आपकी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी पर, कि आप स्पिरिचुअली कितने एलिजिबल हैं। और ये पैदा होते ही होती है आपके साथ, और इसके दो आयाम हैं। स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी के दो आयाम हैं, एक आपकी फिजिकल एबिलिटी और दूसरी आपकी मेंटल एबिलिटी। प्राइमरीली आपकी फिजिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी, और तीसरा अगर मान लो जोड़ना चाहो तो आप क्षमता को जोड़ सकते हो। क्षमता भी आपको पैदा होते ही कुछ तो मिलती है, और वो भी सबकी अलग अलग होती है। तो योग्यता को अगर हम स्पिरिचुअल, एक्चुअली योग्यता का मतलब ही है स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी। स्पिरिचुअल क्या है? स्पिरिचुअल का मतलब है ज्ञान। स्पिरिचुअल का सिंपल सा मतलब है ज्ञान, कि आपके पास ज्ञान कितना है। तो नेचुरली आप जब पैदा होते हो तो आपके पास ज्ञान तो है ही कुछ ना कुछ। तो योग्यता को अगर आप स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी कहोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। कर्मफल से डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ जाएगा। फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपको मनुष्य शरीर मिला है तो इसका मतलब क्या है। और मनुष्य शरीर जिसको नहीं मिलता उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्याएं हैं उनकी, आप देख सकते हो, समझ सकते हो बड़े आराम से। मनुष्य शरीर मिला है तो यह समझने की शक्ति आपको मिली है। पांच इंद्रियां मिली हैं, तो सबको पांच इंद्रियां मिलती है, इसमें कोई वो है क्या? पर ज्यादातर आप देखोगे तो जो जानवर होते हैं ना, उनके चार उंगलियां होती हैं। मैंने ध्यान दिया, अभी पीछे की बात है, कहीं पर बात हो रही थी तो मैंने पैर के उंगलियां ऐसे ही, पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो बात हो रही थी, तो उनकी चार उंगलियां होती हैं। अब ये समझ में नहीं आया कारण। पांच होती है क्या? मेरे को तो चार बताई थी। अभी किसी चीज की बात चर्चा हो रही थी जब तो चार की बात हो रही थी। देख लो ना, ये तो पता लग जाएगा। वो कोई भी डिस्कवरी चैनल या जंगल चैनल कोई भी ढूंढ लो, उसमें आपको जानवरों की वो मिल जाएगी एवरेज। ये पक्षियों की थी, ये कुछ तो है। मतलब कहीं पर ये एक फर्क समझ में आया कि चार उंगलियां और पांच, तो उंगलियां तो चार ही मिली है इंसान को भी, पुरुष को, मतलब इंसान को भी, मानव को भी। पांचवा है अंगूठा, उसको वो उंगली नहीं कहलाती, उसको अंगूठा कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो अलग होगा। और ये अंगूठा ही आपकी योग्यता को रिप्रेजेंट करता है, पता है आपको? वो कहते हैं कि अगर आपका अंगूठा थोड़ा, अगर वो उस पर चलो ना, आप क्या कहते हैं उसको, सामुद्रिक शास्त्र, शरीर विज्ञान, तो उसमें बताते हैं कि अगर आपका अंगूठा बिल्कुल सीधा रहता है, बेंड नहीं होता है, जैसे ये बेंड हो रहा है थोड़ा सा, तो अगर बेंड नहीं होता है, सीधा रहता है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत जिद्दी हो।
आई थिंक ऐसे ही है कुछ, या तो उल्टा है, मेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि मेरे वो एक्सपर्टीज नहीं है, बट कुछ है अंगूठे से लिंक। और एकलव्य का अंगूठा लिया था द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में, यह बात तो सारे जानते हैं। अंगूठा ही क्यों लिया उन्होंने? और अंगूठा लिया तो इतना पॉपुलर हो गया कि गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर गिना जाने लगा उनका नाम। पर क्या यह संभव है कि गुरु के ऊपर चेला चला जाए? क्या ऐसा संभव है? तो ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता, संभावना ही नहीं है कोई दूर दूर तक। और उसका कारण क्या है? संभावना क्यों नहीं है? गुरु के ऊपर चेला जा नहीं सकता, यह पक्की बात है। या तो गुरु वो गुरु नहीं है, अगर चेला उसके ऊपर चला गया तो। पर एक एरिया, कोई पर्टिकुलर एरिया में ऊपर जा सकता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि योग्यता अलग अलग है। और उस शिष्य जो ऊपर जाने की कोशिश करी और चला गया, तो इसका मतलब है कि उसकी उस लाइन में योग्यता ज्यादा थी बाय बर्थ। तो जन्म का खेल यहां पर आता है कि आपने कहां पर जन्म लिया, किस स्थान पर जन्म लिया, किस समय में जन्म लिया। जन्म का मतलब यहां पर, अब जन्म का कंफ्यूजन में मत आना आप। जन्म लेना तो ये तो है कि जो आप गर्भ में आए। मैं जो बात जन्म की बात कर रहा हूं वो डिलीवर होने के बाद की बात कर रहा हूं। गर्भकाल 3 साल का होता है, हम लोगों ने कंफ्यूजन में उसको 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने कर लिया। खैर, तो हम बात कर रहे थे योग्यता की। तो योग्यता जो है आप लेकर के पैदा होते हैं, कुछ क्षमता लेकर के पैदा होते हैं। और जो योग्यता है उसको समझना है तो बहुत ही सिंपल सा काम है, शंख टेक्नोलॉजी को समझो। शंख टेक्नोलॉजी ऑफ रिसाइकलिंग। शंख टेक्नोलॉजी ऑफ रिसाइकलिंग यानी हर चीज रिसाइकिल होती है, नया कुछ भी नहीं होता है। शेप बदल जाती है बस। पानी पानी है, हवा हवा है और आग आग है। लेकिन हवा पोल्यूटेड है या साफ है? तो हम लोग हवा को, पोल्यूशन को दूर करने के चक्कर में और पोल्यूट कर देते हैं। क्यों? हमारा ज्ञान ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, हवा की योग्यता के बारे में जानकारी नहीं है। पानी जो कि कभी कम हो ही नहीं सकता, कोई संभावना ही नहीं है कम होने की, लेकिन अज्ञानवश, अज्ञानता के कारण हम लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि पानी कम ना हो जाए। और पानी को पोल्यूट करते हैं और फिर क्लीन करते हैं। मतलब कमाल देखो कि पानी को पोल्यूट करते हैं और क्लीन करते हैं। पोल्यूट करने का सिस्टम हमने अलग से सोचा उसके बारे में, और क्लीन करने का सिस्टम अलग से सोचा, तो लगा कि हमने पता नहीं क्या कर लिया, तीर मार लिया। जबकि अगर पोल्यूट ही ना करे तो क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाभारत के समय में
पोल्यूशन का लेवल वो हो गया था कि धरती बोझ बन गई थी। गंगा सिर्फ 4 इंच की नाली रह गई थी, पानी उसमें दिखता था, बहता नहीं था। महाभारत में यह हालत हो गई थी। अभी तो पोल्यूशन हमारे यहां पर है ही नहीं कुछ। पृथ्वी पर पोल्यूशन नाम की चीज अभी तो है ही नहीं। और जो जिसको हम पोल्यूशन कहते हैं वो एक्चुअली वेस्टेज है, पोल्यूशन नहीं है। वेस्टेज और पोल्यूशन में फर्क नहीं पता हमें। वेस्टेज वो है जो कि रुक नहीं सकती पर कम हो सकती है, और रिजेक्शन वो है जो 0 हो सकती है। तो अभी जो पोल्यूशन है वो रिजेक्शन के कारण है। रिजेक्शन को अगर आप कम कर दें तो पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। हम लोग रिजेक्शन को कम करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम लोग पोल्यूशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेकार है, फ्यूटाइल है, होगा ही नहीं कभी भी। और अगर हम रिजेक्शन को कम करने की कोशिश करेंगे तो पोल्यूशन अपने आप ठीक हो जाएगा, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये शंख टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली यही बता रही है कि रिसाइकिल को समझो, रिसाइकलिंग प्रोसीजर को समझो। आपको पता है कि एक ना ये इसमें एक वो दे रखा है, फायर एलिमेंट एज रिसाइकलर। और शंकर ने या शिव ने शंख टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था जब गंगा को धारण किया था। जब शंकर ने शिव ने गंगा को धारण करना था तो उसके लिए शंख टेक्नोलॉजी का यूज किया था। तो ये आप समझो कि शंख बताता क्या है। शंख रिसाइकलिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब फायर एलिमेंट की अगर बात करें तो इसको समझना तो बहुत आसान है। बारिश कैसे होती है? परफेक्ट रिसाइकलिंग सिस्टम बना हुआ है। बारिश कैसे होती है? समुद्र का पानी जो कि नमकीन है, समुद्र का पानी नमकीन होता है, उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है, उसको पिया नहीं जा सकता। तो डिजाइनर ने, फैब्रिकेटर ने, डिजाइनर ने, ब्रह्मा जी ने या विष्णु ने या शंकर ने इस तरह का सिस्टम बना दिया कि समुद्र का पानी अग्नि तत्व के कारण ऊपर जाता है, भाप बन करके बादल बन जाता है। अग्नि तत्व रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। और वो अग्नि तत्व फिर अपना क्या कहते हैं उसको, वो पानी जो है ऊपर चला, बादल बना, और ऊपर जाते जाते वो थोड़ा मतलब कंडेंस होने लगता है और बादल बन जाता है, और फिर वो थोड़ा और कंडेंस होता है तो बारिश हो जाती है। और पहाड़ों पे बारिश ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो जो भाप ठंडा इलाका ढूंढती है, गर्म होता है ना तो ठंडा इलाका ढूंढेगी। तो आप सोचोगे ग्रेविटी ऑफ स्नो कितनी होगी, और उस ग्रेविटी को झेलना अगर आ जाए
तो आप क्या नहीं कर सकते। जो साधु संत तपस्या करते हैं वो बर्फ में जाके बैठ जाते हैं बिना कपड़ों के, उनको ठंड नहीं लगती। आपको पता होना चाहिए सिंपल सा सिस्टम। आप अगर पोलर रीजन में जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, घर जो बनाते हैं वहां पे उसका नाम है कुछ, जिगलू गुगलू कुछ तो नाम है उसका, तो बर्फ के बनते हैं। बर्फ के एरिया में बर्फ के मकान बनते हैं। तो लोग कहते हैं कि यार वहां मिलती बर्फ है तो बर्फ के मकान बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, वहां बर्फ के मकान बनाना मजबूरी है। क्यों? क्योंकि बर्फ जो है उसके अंदर इतनी ज्यादा हीट होती है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बर्फ अपने आप मेल्ट हो जाती है, पता है आपको? बर्फ अपने आप क्यों मेल्ट हो जाती है? कुछ लोग कहेंगे कि रूम टेम्परेचर पर आना चाहती है, तो ये मूर्खता वाली बात है, अनसाइंटिफिक टोटली। बर्फ मेल्ट होती है क्योंकि उसके अंदर इतनी अग्नि तत्व इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो सहन नहीं कर पाती उसको, और वो पानी में बदल जाती है। ग्लेशियर गिर रहे हैं, आपने सुना होगा आज नया क्या चल रहा है कब से, कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पोल्यूशन के कारण पिघल रहे हैं। ये मूर्खता वाली बात है। इसका ये कोई वो नहीं है। ग्लेशियर पिघलते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अंदर हीट इतनी ज्यादा होती है कि वो रह नहीं सकते। हमें अपने सोच का तरीका, योग्यता को समझने का तरीका समझना ही होगा, तभी हमें ठीक डायरेक्शन दिखाई देगी। नहीं तो हम ग्लेशियर पिघल रहे हैं पोल्यूशन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, यही सोचते रह जाएंगे। मतलब ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, ये सारे जानते हैं, इस बात को अच्छे से जानते हैं। पर इस बारे में चर्चा नहीं कोई करता। आपको पता है ऑक्सीजन का सिलेंडर अगर 2000 का मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर कहीं ज्यादा का मिलता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बनाना आसान है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना मुश्किल है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज भी होती है कहीं पर। कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। ड्राई आइस, वाटर वाली आइस को आइस कहते हैं, पानी वाली को, और कार्बन डाइऑक्साइड वाली को ड्राई आइस कहते हैं। और नॉर्मल आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, मतलब माइनस में कुछ होता होगा 1-2, पर ड्राई आइस का टेम्परेचर -10 -15 चला जाता है। तो ये सब चीजें समझने की योग्यता कहां से आएगी? कौन डेवलप करेगा इसको? कैसे डेवलप करोगे इसको? हमें मूल ही नहीं पता कि रिसाइकलिंग प्रोसीजर क्या होता है। और जब तक हम रिसाइकलिंग प्रोसीजर को समझेंगे नहीं, तब तक जो है योग्यता बढ़ेगी कैसे? और योग्यता बढ़ेगी नहीं तो आईआईटी में तो एडमिशन मिलेगा नहीं, तो फिर तो आप अधूरे रह ही गए। क्यों? क्योंकि आईआईटी बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है, और बेस्ट इंस्टीट्यूट में अगर आप नहीं पढ़े तो आपकी पढ़ाई बेकार है। ऐसा समझाया गया हमें। फिर पता लगा कि आईआईटी से ऊपर भी कुछ इंस्टीट्यूट हैं। बट अब यहां पर इशू ये आया कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस इंस्टीट्यूट में जाओ। रादर देन आईआईटी में जाओ चाहे सब्जेक्ट कोई भी पढ़ो, बेकार है। अगर आपकी योग्यता इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने की है और आपकी इंटरेस्ट जो है मैकेनिकल में है, तो आप क्या करोगे? क्या आप अपनी योग्यता को गिराओगे?
या मैकेनिक इंटरेस्ट की चीज को छोड़ करके इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाओगे? समझो, ये समझने के लिए योग्यता चाहिए आपको। क्या आपके लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है या इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है? और जिंदगी में आपको जो रिटर्न चाहिए, ROI जिसको कहते हैं, तो वो तो आपको सब्जेक्ट से मिलेंगी, इंस्टीट्यूट से तो मिलेंगी नहीं। पक्की बात है ये। और ये भी पक्की बात है कि जो सब्जेक्ट जिस इंस्टीट्यूट में अच्छा पढ़ाया जाता है, उस इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको लाभ होगा ही होगा। लेकिन योग्यता उसी के हिसाब से लानी पड़ेगी, आपको अपनी कल्टीवेट करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी, विकसित करनी पड़ेगी। योग्यता से हर चीज कनेक्टेड है आपकी। हर चीज में योग्यता चाहिए, हर चीज में योग्यता चाहिए। बिना योग्यता के आप विकलांग जन्म ले सकते हैं। योग्यता तो आपको चाहिए ही चाहिए कि आप स्वस्थ शरीर लेकर के पैदा हों। फिर योग्यता चाहिए कि आप उस शरीर को मेंटेन रखें, स्वास्थ्य को मेंटेन रखें। फिर आपको वो योग्यता चाहिए कि आपको जो दिनचर्या के लिए अपना सामान जो कुछ भी चाहिए वो आप प्राप्त कर सकें, पा सकें। फिर आपको योग्यता चाहिए कि आप पहचान सकें कि सामने जो आ रहा है वो कौन है। पिता है, पति है, पिता है, माता है, भाई है, बहन है, मित्र है, शत्रु है। हर चीज के लिए योग्यता चाहिए और सबकी योग्यता अलग अलग है। शत्रु को पहचानना है तो उसकी योग्यता अलग चाहिए, मित्र को पहचानना है तो उसकी योग्यता अलग चाहिए, भाई को पहचानना है तो उसकी योग्यता अलग चाहिए, बहन को पहचानना है तो उसकी योग्यता अलग चाहिए, पत्नी को पहचानना है तो उसकी योग्यता अलग चाहिए, बेटी को पहचानना है तो अलग चाहिए। हर चीज के लिए योग्यता अलग अलग है। तो और जो आप लेकर के आए हो वो योग्यता को आप खराब करोगे या अच्छा करोगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या सीखा और क्या उसको यूज किया और सीखने की क्षमता क्या है आपकी, वगैरह वगैरह। बहुत सारे पैरामीटर हैं। So the spiritual eligibility is the key. फिर योग्यता जेंडर बेस्ड है, मतलब वर्स्ट पार्ट इज योग्यता जेंडर बेस्ड है। अगर यही बात हम नहीं समझ पाए आज तक कि योग्यता जेंडर बेस्ड होती है, तो फिर तो जिंदगी हमारी बेकार बीतेगी बीतेगी, कष्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, सुधार तो होगा ही नहीं कभी भी। हम अपनी जिंदगी को उपयोग तो कर ही नहीं पाएंगे, दुरुपयोग ही होगा, सदुपयोग तो नहीं हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर लोगे बस, सदुपयोग नहीं कर पाओगे। I want to use my life best, but how? Everybody wants to use life best. There is no doubt about it. But the doubt is how? From where? तो एलिजिबिलिटी बढ़ाओगे तो उसके बाद तो समझ में आएगा ना कि क्या ठीक है क्या गलत है। भाई मेरे को ऐसा सब्जेक्ट करना है जो IIT का कराते ही नहीं है, या उनका लास्ट लेवल सब्जेक्ट है, दे रखा है पर आता नहीं है उसमें कोई भी, तो मैं उस सब्जेक्ट में जाके करूंगा क्या, IIT में जाके करूंगा क्या?
जैसे यहां पर मैं अपने ही एग्जांपल लूं अगर, तो मैं आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता था, बहुत तैयारी करी मैंने, पर कुछ नहीं होता उससे। एलिजिबिलिटी भी थी और तैयारी भी करी थी, सब कुछ किया, पर एडमिशन नहीं मिला। कारण कि कंपटीशन में मेरे से ज्यादा योग्य लोग थे, तो मैं उसको, उनके पास जितनी सीट थी, लिमिटेशन ऑफ द सीट्स, लेकिन मुझे आईआईएससी में एडमिशन मिल गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। तो पता लगा कि वो तो उससे भी बेटर, उससे भी उसकी रैंकिंग ऊपर आती है, और वहां पर मुझे मेरे मनपसंद का सब्जेक्ट भी मिल गया। तो अब बताओ मेरी योग्यता थी, नहीं थी, है, नहीं है? अब ये दो एग्जांपल को कंपेयर करके आप समझो कि योग्यता का मतलब क्या हुआ। कि एक तो आईआईटी जहां पे मैं कोई भी सब्जेक्ट लेने को तैयार था, मुझे एडमिशन नहीं मिला, और एक आईआईएससी जहां पर मेरे मनपसंद सब्जेक्ट मुझे मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो मेरी योग्यता पुअर थी या अच्छी थी, इस बात को आप अपने आप ही डिस्कस करके समझ करके और समझो। मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं कह के करूंगा क्या, मेरे साथ तो ये हुआ, मैंने तो एग्जाम्पल बता दिया आपको। तो योग्यता तो आपकी है, पर डिफाइन दूसरे करते हैं, समझते दूसरे हैं। वो बताते हैं कि तेरी योग्यता ये है, तेरी योग्यता ये नहीं है। कमाल है। अगर मैं ही अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकता, तो दूसरा मुझे कैसे डिफाइन कर देगा, ये बताओ। संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो मैनिपुलेटेड हो सकता है। भाई जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्होंने 4 सवाल पूछे, और बाई चांस वो चारों सवाल वो थे क्योंकि सब्जेक्ट इंटरेस्ट का था, तो वो 4 सवालों का आंसर पता था। उन्होंने बिल्कुल सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछे, उसका आंसर दिया, काम खत्म, एडमिशन हो गया। जबकि आईआईटी में नंबर तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरे से ऊपर योग्यता वाले थे, तो उनको एडमिशन मिल गया, मुझे नहीं मिला, क्योंकि सीट्स लिमिटेड थी। हालांकि सीट्स लिमिटेड उसमें भी थी। इंस्टीट्यूट में तो सीट्स लिमिटेड होती ही है। फिर विवाह के लिए योग्यता, ये तो एक थोड़ा छोटा सा एजुकेशन का पार्ट था। फिर विवाह के लिए योग्यता, कैरियर के लिए योग्यता। 3 इडियट्स फिल्म देखो, तो योग्यता उसकी कुछ और थी, पढ़ कुछ और रहा था, नौकरी कुछ और कर रहा था। पैसे भी खराब किए, टाइम भी खराब किया, और माता पिता के साथ रिवोल्ट किया, समाज के साथ रिवोल्ट किया। मतलब हर जगह पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। उसका एकमात्र कारण ये कि योग्यता का नहीं पता, इंटरेस्ट पर चले गए, और इंटरेस्ट जो है हमेशा दूसरों को देख करके आ जाता है। विवाह में इंटरेस्ट आदमी को क्यों आता है? पुरुष तो कभी विवाह करे ही ना। पुरुष विवाह क्यों ना करे, और क्यों करे? पुरुष को योग्यता जो मिली है वो किस काम के लिए मिली है? मतलब पुरुष का वो क्या पर्पस क्या है अर्थ पृथ्वी पर आने का, और स्त्री का क्या पर्पस है? स्त्री की स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी
पुरुष की स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी से 9 टाइम्स हायर होती है मिनिमम बाय बर्थ, 9 गुना। समझे? 9 गुना ज्यादा होती है स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी कन्या की। और पुरुष अपनी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को बढ़ाए। अगर पुरुष का जन्म मिला है, लड़के का जन्म मिला है, तो आपका एकमात्र टारगेट है अपनी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को बढ़ाओ। और वो बढ़ेगी कैसे, उसका तरीका सीखो। एक ना छोटी सी पोयम है, हम लोग बोलते हैं जो, योग्यता जो मेरी बढ़ा दे ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। मां से कह रहा है बच्चा, इधर जेंडर, लड़का या लड़की डजंट मैटर, क्या दोनों ही रहे हैं, तो बच्चा कह रहा है कि योग्यता जो मेरी बढ़ा दे ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ पे जो चलना सिखा दे ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। ये मां से बच्चा कह रहा है कि, और कह तो कोई भी जेंडर कह रहा है, पर योग्यता किस चीज के लिए? स्त्री की तो योग्यता ऑलरेडी 9 गुना ज्यादा होती है पुरुष से। तो लड़की जब ये बात कहती है तो वो कह रही है कि मेरी जितनी योग्यता है मैं उसको मेंटेन कर पाऊं। और लड़का जो है वो ये कह रहा है कि मैं अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहता हूं, कैसे बढ़ाऊं? तो वो ज्ञान पथ, उस गुरु का दरवाजा बताओ जो उस ज्ञान पथ पर चलना सिखा दे जिससे मैं योग्यता बढ़ा सकूं। और कन्या कहती है कि मुझे उस गुरु का दरवाजा दिखाओ जो मुझे ज्ञान पथ दिखा दे जिससे मैं अपनी योग्यता को मेंटेन कर सकूं। पुरुष को योग्यता मेंटेन नहीं करनी है, बढ़ानी है लगातार, और स्त्री को मेंटेन करनी है। तो जब तक हम ये समझेंगे नहीं तब तक हमारा विवाह बेकार है, वेस्टेज ऑफ एवरीथिंग है, शेयर वेस्टेज ऑफ एवरीथिंग। कोई मतलब नहीं है उस विवाह का जिसमें ये दो चीजें अगर समझ में नहीं आई हैं। तो बात विवाह की हो रही है, समाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। समाज तो चल ही रहा है, चलता ही रहेगा। योग्यता की जो समझ है वो समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको ज्ञान पथ की पहचान हो पाएगी, गुरु दरबार की पहचान हो पाएगी। और योग्यता, क्षमता, ये सब चीजें जो हैं ऐशो सभ्यता की देन है, ऐशो सिविलाइजेशन। अभी भी अगर आप अपने विवाह को उपयोगी बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट उतना रेफरेंस रखें कि जो कन्या की योग्यता है 9 गुना ज्यादा,
पत्नी की योग्यता है, लड़कियों की योग्यता जो 9 गुना ज्यादा होती है या बाय बर्थ, पुरुष कम से कम वहां तक तो पहुंचे। इतना भी अगर टारगेट बना लोगे तो बहुत हो जाएगा। आपको पता है कि हमारे ना सनातन कल्चर में देवियों को, लड़कियों को, कन्याओं को देवी माना जाता था, माना जाता है, था क्या है, अब भी माना जाता है। वो कन्या पूजन होता है ना, वो देखा होगा योगी जी 9 कन्याओं की वो कर रहे, पता नहीं कितनी कन्याओं की वो कर रहे थे, पैर छू रहे थे और वो कर रहे थे। कन्या पूजन होता ही है। तो वो क्यों होता है, उसकी वो विधा क्यों चलाई गई, वो प्रोसीजर क्यों चलाया गया, और खाली वो प्रोसीजर बनकर रह गया? वो एक रिमाइंडर होता है। नवरात्रों में रिमाइंडर होता है कि पुरुष जो है कम से कम 9 गुना एलिजिबिलिटी, योग्यता तक तो पहुंचे, अपनी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को इतना बढ़ाए कि उसको कन्या की 9 गुना योग्यता होती है पुरुष के मुकाबले में। यह बात समझ तो आए। और उसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये चीजें तो आपको फिर खोजनी पड़ेंगी। हमने कोशिश शुरू क्या कर दी कि कन्या की योग्यता गिरने लगे। मोह एक होता है, एक शब्द होता है मोह, जो आपने सुना होगा। मोह अगर ज्यादा हो जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो वो कितना नुकसान दे सकता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और आप अपना नुकसान तो करते ही हो, दूसरे का नुकसान बहुत ज्यादा करते हो। मोह शब्द समझो। तो योग्यता जब तक आपकी नहीं होगी तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी ही नहीं। हम लोग ऐशो सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं अब, क्योंकि अब ऐशो सिविलाइजेशन शुरू हो चुकी है 2006 से, 15 जुलाई 2006, वैसे 30 मार्च 2006। तो कम से कम विवाहित जो लोग हैं, आज के जो विवाहित कम्युनिटी है, उनको ये बात समझनी है कि कन्याओं की एलिजिबिलिटी को गिराने की बजाय, पत्नियों की एलिजिबिलिटी को गिराने की बजाय अपनी एलिजिबिलिटी को बढ़ाने का वो रेफरेंस मानो। वो कपड़े बदलने से नहीं होगा, जेंडर चेंज करने से नहीं होगा। बहुत आसान है। आप अपने अंदर के जो जेंडर है उसको ठीक करो। और यहां पर रोल आता है जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन का। अगर आपने एक शब्द सुना हो, जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो है मतलब ये क्या लिखता है देखो, फिजिकल जेंडर मेल या फीमेल, बट अंदर का जेंडर, मेंटल जेंडर मेल, फीमेल या न्यूट्रल। तो आप नॉर्मली कहते हैं ना कि विवाह जो है डिफरेंट जेंडर से होनी चाहिए। विवाह डिफरेंट जेंडर से होना चाहिए। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ही समझ में नहीं आया आपको? क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि योग और योगा 2 शब्द हैं, इन 2 शब्दों को हमने समझा नहीं। योगा जो है 2 लोगों में होता है, एक सिखाने वाला, एक करने वाला। तभी कहते हैं कि ठीक गुरु की देखरेख में योगा करोगे तो फायदा होगा। और
योग भी दो लोगों में होता है। पर फर्क क्या है? फर्क यह है कि योग के लिए दो लोग हैं, वो एक ही इंसान में प्रेजेंट होते हैं। मन और बुद्धि, फिजिकल जेंडर जो है वो मन से रिप्रेजेंट होता है और मेंटल जेंडर जो है वो बुद्धि से। अब ये बात भी मेरे ख्याल से कितनी समझ में आई होगी लोगों को, मैं कह नहीं सकता कि योग और योगा को एक ही शब्द क्यों मान लिया गया और उसके नुकसान क्या हुए। कि योग तो इंसान के अंदर होता है और योगा बाहर। और जब तक आपका योग अगर ठीक नहीं हो रहा तो योगा आपका ठीक होगा नहीं, कभी भी होगा ही नहीं, पक्की बात है। योग व योगा, तो योग ठीक होना पहले जरूरी है, उसके बाद योगा ठीक होगा। और जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योग। योग शब्द जब हिंदी में थे तो बहुत बढ़िया से समझ में आते थे, योग भी समझ आता था, योगा भी समझ में आता था। लेकिन जब से भाषा बदली, उर्दू आई तो जोड़ कह दिया, योग को जोड़ कह दिया। जोड़ मतलब जोड़ना और योग मतलब जुड़ना। जोड़ और जुड़, ये दो चीजों में एक फर्क समझो आप। जुड़ना मतलब मेरे को कोशिश करनी है, जोड़ना मतलब मुझे बांधना पड़ेगा। जोड़ना मतलब बोझ बढ़ाना और जुड़ना मतलब बोझ बांटना। वो कहते हैं एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बटाना। कहा गया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मिलकर हाथ बटाना का मतलब क्या हो गया? क्या आपको लगता है कि मिलकर हाथ बटाया जाएगा तो काम आसान हो जाएगा? टीम वर्क कभी भी नहीं हो सकता। जब तक आप योग में नहीं हो तब तक आप योगा कर नहीं सकते। योगा से योग संभव नहीं है, योग से योगा संभव है। हम लोग उल्टा चलने की कोशिश करते हैं तो उसमें समय बहुत लगता है। उल्टा चलने में समय बहुत लगता है। नेचुरल सी बात है, अगर बहाव नदी का इधर है और आप नदी के बहाव के अगेंस्ट में बहना चाहते हो तो समय तो लगेगा ही, एफर्ट्स भी लगेंगे, समय भी लगेगा। लेकिन अगर आप अलोंग दी रिवर चल रहे हो तो आपको ना समय लगेगा, ना वो होगा, एफर्ट लगेगी और परिणाम भी जल्दी भी मिलेंगे, एफिशिएंट मिलेंगे, ठीक मिलेंगे। पक्की बात है ये। पर योग को समझना अति आवश्यक है और योग को समझना है तो जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन को समझो, योग्यता को समझना है तो स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को समझो। जब तक ये दो चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी तब तक आपको जिंदगी में कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मिलने वाला है ही नहीं। धक्के खाते रहेंगे, भागते रहेंगे इधर उधर, धक्के खाना ही होता है। एक ना आजकल जो एक आप बड़े वो मतलब
कितनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है आज की तारीख में, कोरोना की वजह से हो गई है कि वो कहते हैं कि ये जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर, तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर अच्छा है या खराब है? इस बात पर बहुत डिबेट चल रही है आजकल। तो जो अब कोशिश ये हो रही है कि सारे पुराने सिस्टम पर आ जाएं, यानी ऑफिस जाने का सिस्टम शुरू हो जाए, जबकि भारत सरकार इस काम में लगी है कि ट्रैवलिंग मिनिमम हो जाए, काम के लिए आपको भागना ना पड़े। बिकॉज ट्रैवलिंग में यू वेस्ट नॉट ओनली टाइम, यू वेस्ट ऑल रिसोर्सेज। और पुराना कल्चर कह रहा है कि आओ, अन्यानी सभ्यता के जो कल्चर को में रह रहे हैं अभी लोग, वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ऑफिस आना ही है, चाहे तुम 2 घंटे ट्रैवल करके आओ। कितनी मूर्खता वाली बात है। और भारत करंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है, वो कहती है कि अगर आपको मतलब ये 2 घंटे सुबह ट्रैवलिंग में और 2 घंटे शाम को ट्रैवलिंग में वेस्ट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, फायदा नहीं है। काम करो घर से, वर्क फ्रॉम होम, बट सिंसियर हो जाओ। बस काम के प्रति सिंसियर तो आपको होना ही पड़ेगा। तो 2 घंटे अगर आप ट्रैवल करके ऑफिस पहुंच रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी तो आधी खत्म हो गई। तो रिजल्ट क्या आएगा? तो महंगाई तो बढ़ेगी। और कोरोना ने बता दिया वर्क फ्रॉम होम करो, कुछ नहीं होता, सब बढ़िया चलता है। क्या नुकसान हुआ? कोरोना ने कितना फायदा दिया आप सोच सकते हो। कोरोना ने अरबों रुपया बचा दिया, अरबों रुपया जो हम ट्रैवल में फूंक देते थे बेकार में। पर हमारी गवर्नमेंट एक और बात कह रही है कि आप ट्रैवल करो, बट काम के लिए नहीं। काम के लिए ट्रैवलिंग करना मूर्खता है। आप अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए ट्रैवल करो, एलिजिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए ट्रैवल करो। देखो कितनी दूर की सोच है। स्पिरिचुअल टूरिज्म कहा गया है उसको। स्पिरिचुअल टूरिज्म से स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी बढ़ती है। और रोजमर्रा आप ऑफिस के काम के लिए अगर ट्रैवल कर रहे हो तो वो आपकी एलिजिबिलिटी को गिरा रहा है, खत्म कर रहा है। आपको गूगल का उपयोग करना आया ही नहीं, इसका मतलब। वर्क फ्रॉम होम कल्चर इज द बेस्ट कल्चर, बेस्ट कल्चर। लोग कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अरे तुम वो पैसा बचाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा ना। जो 2 घंटे ट्रैवल का जो टाइम का आपने बचाया, जो टाइम बचाया, उसको प्रोडक्टिव अगर करते हो आप तो सोचो कितना क्या मिलेगा आपको। इमेजिन 2 घंटे आपकी अगर मान लो सैलरी 1 लाख रुपया है महीने की, 1000 रुपया रोज की है, चलो एवरेज मानते हैं, वी टॉक ऑफ लेस देन एवरेज। तो मान लो 1000 रुपया रोज कमाते हो आप, रोज पर आ जाते हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे का कितना हुआ? 24 से डिवाइड कर दो 1000 को, तो कितना आएगा? कितना आएगा 1000 से? यार छोड़ो ना, 2400 रुपये मान लेते हैं ना हम इनकम मान लेते हैं कि हमारी दिहाड़ी 2400 रुपये है। 2400 रुपये मिलते हैं हमें एक दिहाड़ी के, और 24 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे के 100 रुपये हो गए मोटा मोटा। तो आपने 200 रुपये तो वो खराब कर दिए
ट्रैवल करने में, और पेट्रोल अलग फूका, और टेंशन स्ट्रेस अलग ली कि सड़क पर चल रहा हूं तो एक्सीडेंट ना हो जाए। आपका कंसंट्रेशन जो है, जो टोटल एलिजिबिलिटी थी आपकी, वो सारी आपने सड़क पर डाल दी। तो ऑफिस में जाते ही आप काम करना शुरू नहीं कर सकते। एटलीस्ट आधा पौना घंटा आपको और चाहिए अपने आप को ट्यूनिंग बदलने के लिए। तो आपने कम से कम 500 रुपए खराब कर दिए, मिनिमम आई एम टॉकिंग। और जो ट्रैवल में जो ट्रैफिक था उसकी स्ट्रेस अलग। तो 1000 रुपए में से 500 रुपए तो वेस्ट कर दिए, किसी के काम नहीं आए। जो पोल्यूशन अलग हुआ। जबकि वो 2400 रुपए आपको जो मिल रहे थे, वो 8 घंटे के काम करने के मिल रहे थे। आप ऑफिस में सिर्फ 8 घंटे काम करते हो। तो वर्क फ्रॉम होम में करने से कितना फायदा हो गया। अभी ना 5G का लॉन्च हुआ था, तो मोदी जी ने कुछ दिखाया। एक वो गाड़ी चला करके दिखाई 6000 किलोमीटर दूर। तो पहले तो समझ में नहीं आया कि ये किया क्या है। मतलब रिमोट कार तो अवेलेबल है, डिस्टेंस बढ़ा दिया बस। बट रिमोट कार टॉयज के लिए थी, और ये रियल लाइफ कार चल रही थी। और पर्पस कि मैं एज ए ड्राइवर, मुझे कार के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे नौकरी पर जाने के लिए ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना एक वर्चुअल कार यहां पर बना ली, और वो उस कार और ये कार में कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि इसकी सीटिंग कंफर्टेबल है और आप उसमें हो। मतलब अपने एटमॉस्फेयर आपका बहुत बढ़िया है। वहां पर आपने अनिकेत रडार लगा रखा है, तो आपको स्वर्ग की वाइब्रेशंस भी आ रही हैं। तो आप अपने घर को स्वर्ग कहा जाता है। घर में रहना मिल जाए। वो कहते हैं ना, अरे आज तो वीकेंड है यार, आज तो हम घर में बैठेंगे, परिवार के साथ टाइम बिताएंगे, फैमिली के साथ। तो बात ये हो रही थी कि उन्होंने वहां पर बैठ करके ट्रक चलाया, और वो ट्रक जो कि मोनोटोनस जॉब है। क्यों? इतने लंबे लंबे ट्रैफिक रास्ते हैं, सड़कें हैं, और कोई है नहीं आसपास, जंगल है, आप अकेले चले जा रहे हैं, नींद आने के चांसेस हैं। जो रिमोट ड्राइविंग में संभव नहीं है। आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपको एफर्ट बहुत कम है। और आप कभी भी अकेले नहीं हो, कभी भी अकेले नहीं हो, नेवर एवर। और ट्रक चले जा रहा है ठीक से। एक तो इससे सबसे बड़ी बात है कि एक्सीडेंट बहुत कम होंगे, और फैटेलिटी रेट बहुत कम हो जाएगा। एक्सीडेंट होंगे ही नहीं इनफैक्ट। क्यों? क्योंकि आपको सामने का व्यू क्लियरली दिखाई देगा, और गाड़ी की वाइब्रेशंस जो है वो आपको महसूस नहीं होंगी। तो डिस्टरबेंस है ही नहीं किसी तरह की भी। आप चलते चले जाएंगे, और उसमें वार्निंग सिस्टम लगे हुए हैं। अचानक कोई आगे आ गया तो ब्रेक लग जाएगी। ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम आज से 25 साल पहले ईटीपी आर्ट गैलरी में लगा हुआ देखा था, अब उसका यूज होने लगा है। सोचो इंडिया कितना एडवांस था। और आज भी है। पर
बाजार में दिखाई नहीं देता था पहले, अब दिखाई देता है। अन्यानी सभ्यता में कंफ्यूजन के अंदर दब गया था वो, जो अब ऐशो सभ्यता में दिखाई देने लगा है। खासकर 2013 के बाद, खासकर 2013 के बाद अन्यानी सभ्यता की 13वीं हुई थी। महाविष्णु खुद आए थे, कलिका अवतार से 13वीं करवाई थी। अगर आपको ध्यान हो तो गंगा में बाढ़ आई थी बहुत जबरदस्त, तो क्लीनिंग प्रोसीजर तब से स्टार्ट हुआ था, क्लीनिंग ऑफ कंफ्यूजन। तो स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी इंप्रूव करनी है तो आपको स्पिरिचुअल टूरिज्म करना चाहिए। ट्रैवल, स्पिरिचुअल ट्रैवल करो, स्पिरिचुअलिज्म के लिए ट्रैवल करो, तो आपको ज्ञान बढ़ेगा, आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। तो आज का सत्र अब समाप्त करने का समय आ गया है, क्योंकि टाइम तो हो गया है और सिस्टम तो बहुत सारे हैं बताने के लिए। पर आज का टॉपिक जो था, योग्यता को छेड़ना था, योग्यता टच करनी थी, तो योग्यता के बारे में बताना था मुझे, तो इसलिए टाइम शायद थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया मैंने, पर कोई बात नहीं। अब हम आज का सत्र समाप्त करने के लिए, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पिरिचुअल टूरिज्म समझना है तो प्रैक्टिकल सनातनता आपको अपने अंदर इंप्लीमेंट करनी ही पड़ेगी। प्रोजेक्ट PSIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, स्टार्टेड, लॉन्च, डिक्लेयर्ड लॉन्ग बैक, एनीवन कैन अडॉप्ट। योग्यता चाहिएगी, एलिजिबिलिटी आपको लानी पड़ेगी, तो एलिजिबिलिटी लाने का तरीका सीख ले आप। स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, प्योरली स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी, नथिंग एल्स जी। तो आज हम आपको पता है, गायें जो है उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया है, और एक्चुअली 1 करोड़ देवता होते हैं और 32 करोड़ देवियां होती हैं। 33 करोड़ का गणित नहीं आज तक समझ आया किसी को, कि 33 करोड़ का इतना सिंपल सा गणित है, वो समझ में नहीं आया। खैर, तो गायें जो है स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी का पार्ट है, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी इंप्रूवमेंट का पार्ट है गायें। स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी इंप्रूव करने में गाय सहायक है, बहुत ज्यादा गाइड करती है वो, पर हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी इतनी पुअर हो चुकी है कि हमें पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी भी जरूरत है, या कुछ होता है जो हम लेकर के पैदा होते हैं उसी का ही नहीं पता। चलिए जी, तो आज हम गाय ज्ञानिता से हम लोग हर सत्र का समापन करते हैं, तो गाय ज्ञानिता गाएंगे। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो, अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। जय कृष्णेंद्र।